हाँ तो भाई, कैसे हैं आप सभी? सभी अच्छे? चलो, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्लोनित जीनों के विश्लेषण की विधियों के बारे में बात की थी और हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि के बारे में वहाँ पे बात की और उस विधि का नाम था इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, वो की बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है इलेक्ट्रोफोरेसिस। और जो दूसरी विधि थी वो थी ब्लॉटिंग तकनीक, है ना। दो विधियां हम कर चुके हैं और ये सारी जो विधियां हैं वो हम एक महत्वपूर्ण क्रिया के लिए करते हैं और उसका नाम है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग और आज हम बिल्कुल उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम कुछ बातें और करते हैं, कुछ और विधियां हम देखते हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट जो विधि है वो है पॉलीमरेज श्रृंखला पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं चलिए, थोड़ा बदलता हुआ मौसम है ना। हाँ, पीसीआर, क्या बोलते हैं इसको? पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका इंग्लिश नाम क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है भाई, चलिए, ये पीसीआर क्या है? ये बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन है यहां से, और मैं आपसे पहले ही बता चुका हूं कि जिस टॉपिक से मैं आपको क्वेश्चन मोस्ट बता दूं ना, आप बिल्कुल उसको याद कर लिया करें। ठीक है, 101% वहीं से क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए, तो देखिए क्या है पीसीआर, इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी लिख के बात कर लेते हैं ना। तो देखो, मुलिस ने 1989 में डीएनए प्रतिलिपिकरण के लिए एक सशक्त तकनीक खोजी जिसके द्वारा डीएनए की एक प्रतिलिपि से कम समय में लाखों डीएनए की प्रतियां बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें 3 चरण होते हैं जो 20 से 30 बार दोहराने पर लाखों कॉपी बनाते हैं। यह प्रक्रिया थर्मल साइक्लर यंत्र में संपन्न होती है। नेक्स्ट बात करें इसकी उपयोगिता की, तो देखो, अपराध विज्ञान में, जीन थेरेपी में। ठीक है, बहुत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और भी है, हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां तक दिख रहा है क्या आपको? हाँ, दिख रहा है ना। ठीक है,
पैतृक संबंधी मामलों में, और लिख सकते हैं हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में। ठीक है, चलिए कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाली बात नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। सुनिए भाई, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का मतलब होता है कि मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारा डीएनए जब अपनी खुद की फोटोकॉपी करता है, जिसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं, तो मैं आपको बता चुका हूं 11th क्लास में कि एक एंजाइम होता है जिसे हम डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। बता दिया मैंने ना आपको, वीडियो भी मैंने आपको उस समय दिखाई थी कि किस प्रकार रेप्लिकेट करता है डीएनए अपने आप को, है ना। तो होता क्या है, डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है, ठीक है, और वो एंजाइम क्या करता है कि डीएनए की प्रति कॉपी बनाता है, फोटोकॉपी बनाता है। समझ में आ गई बात। मैंने आपको बताया था ना कि एक हेलिकेज एंजाइम होता है, वो पहले डीएनए के क्षार क्रम को काटता है ना, फिर डीएनए प्राइमर होता है आरंभक, जो उस पर एक छोटा सा खंड बनाता है, फिर पॉलीमरेज उस पर अपनी श्रृंखला को बनाता रहता है। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं ना। तो उसी प्रकार मैं आपको बता दूं कि सन 1985 तक जो क्लोनिंग वाहक था, मैंने आपको जिक्र किया था क्लोनिंग वाहक का, है ना, क्या क्यों काम में लेते थे क्लोनिंग वाहक को, कि यदि हम किसी वांछित जीन को निकाल लें तो हम उसकी फोटोकॉपी कराने के लिए एक क्लोनिंग वाहक का प्रयोग करते थे। लेकिन वर्तमान समय में सन 1989 के बाद हम क्लोनिंग वाहक का प्रयोग नहीं करते। अपने वांछित जीन की फोटोकॉपी कराने के लिए हम पीसीआर विधि का उपयोग करते हैं। समझ में आ गई बात, पता चल गई बात, पीसीआर क्या काम में ली जाती है। यह केवल डीएनए को कृत्रिम रूप से फोटोकॉपी करने के काम आती है। वहां हम क्या करते थे, एक क्लोनिंग वाहक का सिलेक्शन करते थे बायोटेक्नोलॉजी में। लेकिन वर्तमान समय में हम किसी भी क्लोनिंग वाहक का उपयोग नहीं करते हैं, केवल पीसीआर विधि से ही कम समय में लाखों उसकी फोटोकॉपी तैयार कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो इसलिए हम पढ़ते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो देखिए भाई, कैरी मुल्स नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सन 1989 में डीएनए के प्रतिलिपिकरण के लिए एक तकनीक खोजी जिसके द्वारा डीएनए की एक प्रतिलिपि से कम समय में लाखों डीएनए की कॉपी बनाई जा सकती है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में यही इस लाइन से क्वेश्चन पूछा गया था। कैसे, कि उस विधि का नाम बताओ। क्वेश्चन समझो, जो फर्स्ट साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था कि वह कौन सी विधि है जिससे कम समय में एक डीएनए से उसकी लाखों कॉपियां बनाई जा सकती हैं। तो वो कौन सी विधि है भाई, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। ठीक है, तो इस प्रकार यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। तो यदि हमें ये अपना पूरा टॉपिक याद है तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए हम अपना आंसर आराम से लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो पीसीआर का मतलब आप इतना समझो कि यह एक ऐसी विधि है जिससे हम बहुत कम समय में डीएनए की लाखों फोटोकॉपी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है, मैं आपको बता दूं, इतना याद रखो आप कि यह जो प्रक्रिया है वो थर्मल साइक्लर यंत्र में संपन्न होती है। ये भी बहुत मोस्ट है कि पीसीआर की जो क्रिया विधि है हम उसे कौन से यंत्र में करते हैं, तो हम करते हैं उसे थर्मल साइक्लर यंत्र में, पीसीआर विधि को। ठीक है, अब इसके उपयोगिता, ये उपयोगिता जरूर इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपसे एक या दो उपयोगिता वो पूछ लेता है, दो से ज्यादा आपसे कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, तो देखो, पीसीआर विधि का उपयोग हम अपराध विज्ञान में करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में करते हैं, जीन थेरेपी में करते हैं, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में करते हैं। ये बहुत सारे आप लिख सकते हैं, इनमें याद करने वाली बातें कोई समझने वाली बात तो है नहीं। ठीक है,
हाँ, एक जीन थेरेपी मैं आपको बता देता हूँ। जीन थेरेपी का मतलब होता है यदि किसी व्यक्ति में किसी जीन की वजह से कोई डिजीज हो गई है ना, जीन की वजह से, तो हम कई बार उस व्यक्ति के जीन को निकाल कर एक स्वस्थ जीन उसके अंदर डाल देते हैं, उसे बोलते हैं जीन थेरेपी, है ना। तो जो जीन आप डालेंगे उसकी फोटोकॉपी नहीं करानी क्या आपको, तो फोटोकॉपी कराएंगे किस में, पीसीआर में। समझ में आ गई बात। तो यह है भाई पीसीआर। तो कोई दिक्कत आपको पीसीआर में, है ना। मैं यहाँ एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि यहाँ पर एक पॉलीमरेज एंजाइम जो हम काम में लेते हैं ना, एक जीवाणु आपने सुना होगा, थर्मस एक्विटिकस, जो गर्म झरनों में पाया जाता है। एक जीवाणु है थर्मस एक्विटिकस जो गर्म झरनों में पाया जाता है। तो उसके डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को हम लेते हैं, जिससे हम टेक डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं, टेक डीएनए। ये नीट के लिए पॉइंट ऑफ व्यू है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, है ना, कि पीसीआर विधि में किस प्रकार के पॉलीमरेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। तो आप बोलेंगे टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का। टेक का मतलब थर्मस एक्विटिकस से ही होता है। ठीक है भाई। एक जीवाणु होता है जो क्या है 70 से 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी अपने आप को सर्वाइव करता है। तो ये जो पीसीआर, इसमें हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो तो इस टेम्परेचर पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर फोटोकॉपी कैसे बनेंगे। तो इसीलिए हम उस डीएनए पॉलीमरेज को काम में लेते हैं जो इतने टेम्परेचर पर आराम से सरवाइव करे। तो इसलिए हम किससे लेते हैं इसको, थर्मस एक्विटिकस नाम के जीवाणु से। ठीक है। तो पीसीआर आपको समझ में आ गई क्या है पीसीआर। एक सिंपल सी बात इतनी याद रखो, एक तो इसका पूरा नाम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, क्या काम आती है कि डीएनए की फोटोकॉपी बनाने का काम आती है। कौन से यंत्र में संपन्न होती है, थर्मल साइक्लर में। और एक दो इसकी करो उपयोगिता, बाकी आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, इतनी ही बात वो आपसे पूछता है। ठीक है भाई, चलिए। तो ये बात हो गई पीसीआर की। अब नेक्स्ट जो है वो है भाई प्रतिबंध खंड लंबाई बहुरूपता मानचित्रण। देखो भाई, इसका मैं इंग्लिश नाम आपको बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखो, प्रतिबंध का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन, खंड को बोलते हैं फ्रैगमेंट, लंबाई को बोलते हैं लेंथ, और बहुरूपता को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और इसका पूरा नाम बनता है भैया RFLP। बस ध्यानपूर्वक आप मेरी बात को समझो। ये जो नेक्स्ट विधि है जिसको हम प्रतिबंध खंड लंबाई बहुरूपता चित्रण बोलते हैं, इसका इंग्लिश नाम होता है रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। अच्छा, एक चित्रण और है, तो इसमें पहले मैं मैपिंग और लिख सकता हूं, मैपिंग। ठीक है, मैपिंग रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। चलिए, पहले मैं इसमें एक बात लिख देता हूं, किसी भी जाति के जीनोमिक डीएनए को जब प्रतिबंध एंजाइम काटता है तो उस खंड को RFLP कहते हैं।
उपयोगिता है जातियों में संबंध पहचानना। दूसरा है मक्का चावल गेहूं के डीएनए का मानचित्रण, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में। देखिए भाई, ये है हमारी लास्ट विधि जिसको हम बोलते हैं प्रतिबंध खंड लंबाई बहुरूपता चित्रण। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये में क्यों इंपॉर्टेंट है। केवल अच्छा, पिछली बार लास्ट जो बोर्ड एग्जाम हुआ है उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कि आरएफएलपी क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए। ठीक है, और आप अपने सीनियरों से पूछना कि जब मैंने ये टॉपिक कराया था तो मैंने उनसे कहा था कि आप इस टॉपिक को जरूर याद करना, इसके बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। ठीक है, आपके सीनियर कहीं आपसे कोई दूर नहीं है, आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और यही क्वेश्चन आया था भाई बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, हाँ, तो देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सबसे पहले आरएफएलपी की फुल फॉर्म याद करनी है। मोस्ट क्वेश्चन है, अब कम चांस हैं आने के। आरएफएलपी, तो देखो आर का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन, और रेस्ट्रिक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिबंध बोलते हैं ना। एफ का मतलब होता है फ्रेगमेंट, और फ्रेगमेंट को क्या बोलते हैं, खंड। एल का मतलब होता है लेंथ यानी कि लंबाई, और पी का मतलब होता है पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि बहुरूपता। ठीक है, तो एक सिंपल सी मैं आपको बात बता दूं कि ये आरएफएलपी क्या है। एक आरएफएलपी एक बहुत सिंपल सी बात है कि जिस डीएनए खंड को या जिस डीएनए को यदि कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काटे तो खंड जो हमें प्राप्त होता है, बस उसी खंड को हम आरएफएलपी बोलते हैं। नहीं आई बात समझ में? क्या है आरएफएलपी? कि डीएनए का वह खंड जो किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा काटा गया हो, उसी खंड को हम आरएफएलपी बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जो खंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा कटा हुआ होता है ना, वो हमारे बहुत विशेष काम का होता है, क्योंकि उसी से हम किसी ना किसी चीज़ की पहचान करेंगे, है ना, या उसी को ही हम बायोटेक्नोलॉजी में प्रयोग करेंगे। भाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिस जीन को या जिस डीएनए को काटेगा वही तो हमारे काम का होगा, है ना। तो इस उसका नाम क्या दे देते हैं हम, आरएफएलपी, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, मैपिंग या चित्रण का यहाँ ज़्यादा लेना देना नहीं है, आप इसकी फुल फॉर्म केवल रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म ही लिखेंगे। क्लियर बात? चलिए, तो ये परिभाषा तो आपको समझ में आ गई होगी आरएफएलपी की, कि किसी भी जाति के जीनोमिक डीएनए को जब प्रतिबंध एंजाइम काटता है तो उस खंड को हम आरएफएलपी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरएफएलपी कहते हैं, है ना। इसकी उपयोगिता, उपयोगिता है कि विभिन्न जातियों में संबंध पहचानना, कि हाँ भाई ये इस जाति का और इस जाति का डीएनए है वो लगभग एक जैसे हैं, तो ये आपस में संबंधित हैं, ऐसे पहचानने के लिए। मक्का चावल गेहूं के डीएनए का मानचित्रण तैयार करते हैं, जिससे हमें उनके बारे में पता चलता है कि किस प्रकार के डीएनए का उपयोग कर हम इनकी संकर किस्म बना सकते हैं ना, ऐसे। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में तो जो हमने चारों विधि की है ना, वो चारों की चारों काम में आती है। ठीक है, तो ये भाई हमारी 4 विधियां कंप्लीट हैं। उनमें हमने सबसे पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस, ब्लॉटिंग, पीसीआर और आरएफएलपी, ये चारों ही विधियां अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चारों ही जो विधियां हैं वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट विधि हैं भाई, आपको याद रह जाएंगी ये विधियां, कोई दिक्कत वाली यहां पे बात नहीं है। चलो अब लास्ट विधि
जो कि हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ के चलनी है। अगले 25-30 मिनट हम अपनी इसी विधि के बारे में बात करेंगे और उस विधि का नाम है जिसका हमें बहुत टाइम से इंतजार था, और वो है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। क्या है भाई? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ठीक है, अंगुली छापन जिसको हम है ना, क्या बोलते हैं उसको? अंगुली छापन विधि या अंगुली मानचित्रण विधि। ठीक है, चलिए सुनिए भाई। अरे हाँ सही है, सुनिए भाई। तो ये है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो एक एलेक जेफरी नाम के वैज्ञानिक थे, एलेक जेफरी। उन वैज्ञानिकों ने इस डीएनए फिंगर प्रिंटिंग विधि की क्या की खोज की। ठीक है, अच्छा, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में आपको बता दूं कि ये जो उंगलियों पे आप जहां भी ये निशान देखते हैं, यही हमारे फिंगरप्रिंट होते हैं ना, है ना। अब एक बात मेरी आप सुनो कि संसार में, अच्छा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विधि का जो मुख्य उद्देश्य है वो यह होता है कि अपराधी की पहचान करना होता है। आप सभी ने देखा है कि जब भी कहीं पर कोई क्राइम हो जाए तो उसका कोई ना कोई यदि हमें क्लू या सबूत यदि हमें मिल जाए तो हम उसकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवाते हैं, है ना, करवाते ना। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यदि मैच कर जाए तो वो पक्का ही अपराधी होता है, जिसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होती, है ना। मतलब यहां डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कोई डाउट वाली तो बात ही नहीं होती, बिल्कुल फिक्स मामले होते हैं, सटीक एनालाइजिस होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम कैसे यूज में लेते हैं, अर्थात कैसे किसी भी अपराधी व्यक्ति की पहचान की जाती है। आज से आप भी सीआईडी बन जाएंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, आप पहचानने लग जाएंगे। तो देखिए ध्यान से सुनिए। इससे पहले इसका कुछ कंसेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या होता है कि हमारे पास जो डीएनए होता है वो इस प्रकार होता है। यह एक डीएनए है, ठीक है, और इस डीएनए में जो आपको बीच बीच में बॉक्स दिखाई दे रहे हैं वो है हमारे जीन। क्या है? हमारे जीन। बात को जरा ध्यान से समझना आप। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विधि चल रही है जो कि बहुत ही मोस्ट और इंपॉर्टेंट है, और इस प्रकार के जो कंसेप्ट है ना वो आपको बहुत ही कम समझने को मिलेंगे। ठीक है, हाँ आप खूब पढ़ते हैं लेकिन आप देख लेना, इस वीडियो को आप जरूर देखना, मैं कैसे कंसेप्ट इसका बताता हूं वो आप जरूर ध्यान देना। ठीक है, बिल्कुल आपका क्लियर ये समझ में आ जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भूलेंगे ही नहीं कभी। देखिए भाई, हमारी बॉडी के अंदर जो डीएनए होता है उसका सिस्टम क्या होता है? उसका सिस्टम होता है इस प्रकार कि भाई इसमें बीच बीच में है जीन और बीच बीच में कुछ डीएनए का खंड है, आपको दिखाई दे रहा है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसके दो भाग हो जाते हैं इस प्रकार। ये जो होता है, जो जीन वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं हम वल्क डीएनए। क्या बोलते हैं? वल्क डीएनए। और यह डीएनए होता है एक प्रकार का कोडिंग डीएनए। क्या होता है भाई? कोडिंग डीएनए। जबकि जो बीच बीच में खंड होते हैं, चलो मैं इसको डिफरेंट बनाऊं, ज्यादा अच्छा लगेगा। ये जो होते हैं इसे हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। मोस्ट वन आप याद रखना इसको, सैटेलाइट डीएनए, जिसको बोलते हैं नॉन कोडिंग डीएनए। बात को जरा ध्यान से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
होता क्या है कि जो डीएनए होता है वो इस प्रकार हर किसी प्राणी के अंदर व्यवस्थित होता है, ठीक है। उसमें बीच बीच में जीन होते हैं, तो जीन वाला जो डीएनए का पार्ट होता है उसे हम बल्क डीएनए बोलते हैं और उसे कोडिंग डीएनए भी बोलते हैं। कोडिंग डीएनए, तो कोडिंग डीएनए का मतलब क्या हुआ कि डीएनए का वह पार्ट जो किसी ना किसी चीज को कोड करता है, मतलब एक आनुवांशिक कोड, और यदि वो कोड करता है तो वो हमारे लिए कोई ना कोई प्रोटीन बनाएगा, अर्थात हमारे लिए कोई ना कोई काम करेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। दूसरे जो जीनों के बीच में जो खंड होते हैं जो कि नॉन कोडिंग पार्ट है, अब नॉन कोडिंग पार्ट का डायरेक्ट मतलब हुआ कि यह ऐसा खंड होगा जो बिल्कुल भी हमारे लिए कोई काम नहीं करेगा, इसका कोई भी फंक्शन नहीं होता हमारी बॉडी के अंदर, तो इस डीएनए को बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। क्या बोलते हैं भाई? सैटेलाइट डीएनए। अब ये जो सैटेलाइट डीएनए है ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है मिनी सैटेलाइट और एक होता है माइक्रो सैटेलाइट, ठीक है। एक होता है मिनी सैटेलाइट और एक होता है माइक्रो सैटेलाइट। समझ में आ रही बात है ना? ये टॉपिक आपका पता, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ कि मानव शरीर के अंदर या किसी भी जीव के अंदर, जीवाणु के अंदर जो भी है, इस प्रकार डीएनए अरेंज होता है। बीच बीच में जीन होते हैं और जगह जगह पर कुछ खंड होते हैं जो नॉन कोडिंग डीएनए है, कुछ कोडिंग डीएनए है। तो जहां जीन होगा वो तो हमारा कोडिंग डीएनए होगा, अर्थात हमारे लिए कोई ना कोई काम करेगा। लेकिन जो सैटेलाइट डीएनए होता है ये हमारे लिए किसी भी प्रकार का काम नहीं करता। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जीवाणु से लेकर मनुष्य तक, जीवाणु से लेकर मनुष्य तक 99% जो डीएनए होता है, बात को जरा ध्यान से समझना आप, 99.99% जो डीएनए होते हैं वो जीवाणु से लेकर मनुष्य तक सभी के कैसे होते हैं? समान होते हैं। समझ में आ गई बात? अब समान कौन सी चीज होती है वो मैं आपको बता देता हूं कि जो ये जीन है, जो कोडिंग डीएनए है, वो जीवाणु से लेकर मनुष्य तक सभी का होता है समान, लेकिन 0.1%, बात को मेरी जरा ध्यान से समझो, 0.1% जो डीएनए डिफरेंट होता है वो सैटेलाइट डीएनए डिफरेंट होता है। नहीं आई मेरी बात समझ में? एक सिंपल रूप से आप इतना समझो कि जो जीन होते हैं वो जीवाणु से लेकर मनुष्य तक सभी के समान होते हैं, मात्र जो सैटेलाइट डीएनए होता है वो किसी भी इंडिविजुअल का एक समान नहीं हो सकता, किसी का भी। ये जो सैटेलाइट डीएनए आपको दिखाई दे रहा है ना, जो कि नॉन कोडिंग पार्ट है, ये किसी भी व्यक्ति का एक समान नहीं हो सकता कभी भी। केवल जो जुड़वा होते हैं उनका कई बार ये जरूर समान होता है, अन्यथा किसी का भी नहीं हो सकता। क्या मेरी ये बात आपको समझ में आई? ठीक है। अब ये क्यों डिफरेंट होता है, कैसे डिफरेंट होता है, वो एक बात और समझो आप, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सैटेलाइट डीएनए है इसमें क्या होता है, हर किसी व्यक्ति के जो नाइट्रोजन क्षार का क्रम है वो अलग अलग होता है, अलग अलग। अभी मैं आपको बताऊं, देखो सुनो, जैसे मान लीजिए ये मेरा डीएनए है और मेरे अंदर 46 क्रोमोसोम है 46 क्रोमोसोम। तो मान लिया ये मेरे पहले नंबर का गुणसूत्र है, फर्स्ट नंबर का, और फर्स्ट नंबर के गुणसूत्र का ये डीएनए है ना। तो इस सैटेलाइट डीएनए में क्या है कि एटीजीसी जो क्षार क्रम है
वो 3 बार रिपीट हो रहा है इसमें। मेरी बात को समझो आप ध्यानपूर्वक, कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार। ठीक है। अब किसी दूसरे व्यक्ति की बॉडी में जो क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट है उसमें हो सकता है ये 10 बार रिपीट हो। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? पहली बात तो ये समझो कि ये जो सैटेलाइट डीएनए है वो क्या है, कि भाई जीनों के बीच में जो छोटे छोटे खंड होते हैं वो सैटेलाइट डीएनए होते हैं, और ये किसी भी इंडिविजुअल के एक समान नहीं हो सकते कभी भी। ठीक है, एक समान नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि हर किसी व्यक्ति के अंदर जो इनके पास रिपीट क्षारक्रम होते हैं वो सभी का डिफरेंट होता है। जैसे ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो हो सकता है मेरे अंदर ये ATGC क्षारक्रम चल रहा है और वो यहां पर 3 बार रिपीट हुआ है। कितनी बार? 3 बार, है ना? समझ में आ रही बात? 3 बार। ठीक है, चलिए भाई, ये 3 बार रिपीट हुआ है। अब किसी दूसरे व्यक्ति के क्रोमोसोम नंबर 1 को मैं लूं, गुणसूत्र 1 को, और उसमें ये देखूं तो हो सकता है यही क्षारक्रम हो ATGC, लेकिन वो 5 बार रिपीट हो रहा हो। कितनी बार? 5 बार। किसी में 6 बार, किसी में 1 बार, किसी में 10, किसी में 11, कितना भी हो सकता है। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये वाला जो कंसेप्ट है ना, ये किसी भी व्यक्ति का, ये जो सिस्टम है नाइट्रोजन क्षार के रिपीट होने का क्रम, ये किसी भी इंडिविजुअल का एक जैसा नहीं होता। समझ में आ गई बात? इसी का सहारा लेकर हम DNA फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। नहीं आई बात समझ में? अरे भाई एक बात बताओ मुझे कि मैं अपराधी हूं, मैंने कहीं पर कोई क्राइम किया, तो मेरे ब्लड की बूंद वहां पर उनको मिली, या मेरा बाल मिला, है जो कुछ भी है वहां पर मिला, ठीक है, तो वो मेरे DNA को लेंगे। समझ में आ गई बात? देखो बात समझो, वो उस DNA को निकालेंगे जहां सबूत के रूप में उनको मिला है, और मुझ पर उनको शक है तो वो मेरा DNA निकालेंगे। अब मेरा जब DNA निकालेंगे तो वो क्या देखेंगे कि इस व्यक्ति के क्रोमोसोम नंबर 1 का जो सैटेलाइट DNA है उसमें इस क्षारक्रम का रिपीट क्रमांक 3 है। ठीक है, तो यदि उस सबूत वाले DNA से भी 3 बार वो रिपीट क्रम दिखे ना, तो पक्का ही मैं आरोपी हूंगा। क्यों? क्योंकि वो रिपीट क्रम मेरा खुद का पर्सनल है और किसी व्यक्ति का हो ही नहीं सकता। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है ना? तो इसी का प्रयोग करके हम DNA फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। तो आपको बात समझ में आई कि नहीं आई कि DNA फिंगरप्रिंटिंग क्यों एक बहुत ही पक्की विधि होती है, एक सटीक विधि होती है? इसीलिए होती है। तो पूरी DNA फिंगरप्रिंटिंग जो विधि है ना, वो इस सैटेलाइट DNA पर टिकी हुई है। समझ में आ गई आपको थोड़ी सी बात? अब ये क्या होते हैं, देखो एक बात बताओ, मिनी और माइक्रो। अब देखो, यदि किसी व्यक्ति का सैटेलाइट DNA में रिपीट क्रमांक, मतलब ATGC क्षारक्रम 8 बार रिपीट हो रहा है, 6 से 8 बार, तो मैं उसे मिनी सैटेलाइट DNA बोलूंगा। और यदि 1 से 2 या 3 बार ही रिपीट हो रहा है तो मैं उसे माइक्रो सैटेलाइट DNA बोलूंगा। ठीक है, और इसको बोलते हैं VNTR और इसको बोलते हैं STR। आप जब भी DNA फिंगरप्रिंटिंग विधि पढ़ेंगे तो इसका एक सिद्धांत आपको पढ़ने को मिलेगा, वो है VNTR। तो मैं आपको बता देता हूं VNTR क्या है। वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट, मतलब नाइट्रोजन क्षार के बहुत सारे रिपीट नंबर। समझ में आ गई बात? एस क्यों लिखा हुआ है? शॉर्ट, मतलब बहुत कम। देखो यहां मान लीजिए किसी व्यक्ति के सैटेलाइट DNA में नाइट्रोजन क्षार 2 बार रिपीट हो रहा है, बस 2 बार, तो मैं उसे बोलूंगा STR।
और यदि वो 6 से 8 बार रिपीट हो रहा है तो मैं उसे बोलूंगा VNTR। समझ में आ गई बात? तो VNTR की फुल फॉर्म आप याद रखना, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन क्षार या कोडोन में इनको कह सकता हूं कोडोन कितनी बार अच्छा कोडोन में नहीं बोल सकता, क्योंकि यदि मैं इनको कोडोन बोलूंगा ना तो भैया ये कोडिंग वाला पार्ट हो जाएगा ना, आप नाइट्रोजन क्षार ही बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो ये होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कंसेप्ट। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो मैच किया जाता है ना वो सैटेलाइट डीएनए किया जाता है भाई। अरे यही तो डिफरेंट है हर किसी व्यक्ति का, समझ रहे हैं? बाकी ये सारी चीज तो समान है, इससे आप अपराधी की पहचान थोड़ी कर लेंगे। अपराधी की पहचान तो इस VNTR से होगी। किससे होगी? VNTR से। ठीक है, जैसे इसमें 6 बार रिपीट हो रहा है ATGC क्रम, है ना, तो अपराध स्थल से जो डीएनए हमें प्राप्त हुआ है यदि उसमें भी 6 बार रिपीट दिखे तो समझ लेना पक्का ये उसी का डीएनए, क्योंकि ये और किसी व्यक्ति का तो हो ही नहीं सकता, ये क्योंकि ये सभी के अलग अलग होते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये कंसेप्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, VNTR वाला। तो ये सारी बात आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम अपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को एक नज़र में देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल हो जाएगी अब। ठीक है, अब बहुत सिंपल आपको लगेगी, मैं पूरे स्टेप बाय आपको बताऊंगा, आप थ्योरी खुद पढ़ लेना, 37 चैप्टर से पढ़ना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो थ्योरी है ना आप 37वें पार्ट से पढ़ना, मैंने उसकी PDF आपको भेज दी है, आप वहां से पढ़ना, आपको पूरी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लर्न हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, अब देखो सुनो, हुआ क्या, मान लीजिए मैं एक CID ऑफिसर हूं, अरे मान लो यार क्या फर्क पड़ता है ना। चलिए, तो कहीं पर कोई अपराध हुआ, ठीक है, एक अपराध हो, एक हम केस लेके चलते हैं ना, एक अपराध हुआ, मैं उस स्थल पर तुरंत पहुंचा और मैंने क्या किया, वहां पर सबूत ढूंढना स्टार्ट किया और मुझे वहां पर एक ब्लड की बूंद मिली, बस ये है ब्लड। ठीक है भाई, मेरी बात समझ में आ रही है? मैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर रहा हूं जो कि अब बहुत सिंपल विधि हो जाएगी। ठीक है, ये मुझे सबूत स्थल से एक ब्लड की बूंद मिली, तो मैंने क्या किया, उस ब्लड की बूंद को कलेक्ट किया और उस बूंद से, अब यार एक बात बताओ, क्या इसमें सेल्स नहीं है क्या, कोशिका नहीं है क्या इस बूंद के अंदर? है ना कोशिका। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप करेंगे आइसोलेट ऑफ डीएनए। आइसोलेट ऑफ डीएनए मतलब डीएनए को पृथक करेंगे, अलग करेंगे। ठीक है, अब अलग करना मैंने आपको पहले ही बता चुका है, बायोटेक्नोलॉजी बता चुका हूं मैं कि हम कैसे अलग करते हैं। अरे भाई मैंने आपको बताया ना कि जंतु सेल है तो आप केवल प्रोटीएज, लाइपेज, न्यूक्लियस एंजाइम डाल दो, उसमें पूरी कोशिका नष्ट हो जाएगी, आपको डीएनए मिल जाएगा। फिर उसे चिल्ड बियर में डालो, बाहर डीएनए आ जाएगा, बस हो गया आइसोलेट डीएनए। तो मान लीजिए ये हमारा आइसोलेट डीएनए, समझ में आ गई बात? क्या है ये? आइसोलेट डीएनए। तो पहला काम मैंने क्या किया कि सबूत स्थल से जो ब्लड की बूंद मिली उससे मैंने उसके डीएनए को आइसोलेट किया। अब कैसे करते हैं आप भली भांति जानते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या करूंगा, ये डीएनए तो बहुत बड़ा है, मैं क्या करूंगा इस डीएनए को? अरे मुझे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी है तो मैं क्या करूंगा, अपने VNTR को ढूंढूंगा, नहीं ढूंढूंगा इसमें से? नहीं आई बात समझ में? अरे भाई मुझे इस पूरे डीएनए का क्या करना है, और मुझे यहां पे जीन भी नहीं लेना, मुझे कौन सी जीन क्लोनिंग करनी है, मुझे तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी है। मेरी बात समझ रहे हैं आप, है ना? तो मैं क्या करता हूं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से मैं अपने छोटे से डीएनए खंड को अलग करता हूं। नहीं आई बात समझ में? और कौन से खंड को मैं निकालूंगा,
VNTR वाले को केवल। VNTR ही तो चाहिए ना हमें, है ना। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से मैंने ये निकाल दिया। अब आप इसी को ना RFLP बोल सकते हैं। ये जो DNA का खंड है इसको आप क्या बोलेंगे, RFLP। समझ में आ गई बात। हाँ, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, यदि हम चाहें कि भाई हमें बहुत कम मात्रा में DNA प्राप्त हुआ है, बहुत कम मात्रा में, तो हम या तो PCR विधि का प्रयोग करके बहुत सारे DNA की कॉपी यहां पे बना सकते हैं, अगर हमें आवश्यकता है तो। मेरी बात समझ में आ रही है। ये आपके पास सिंगल DNA का खंड था, यदि आपको आवश्यकता है तो आप पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का प्रयोग कर आप DNA के बहुत सारी कॉपी ले सकते हैं। ठीक है, ले ली आपने बहुत सारी कॉपी। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा DNA होता है ना, जिसके बहुत सारे खंड हमारे पास हैं, देखो बात समझो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने आपके DNA खंड को काटा, ठीक है, तो हमें बहुत सारे DNA खंड यहां पे प्राप्त होंगे ना। मैंने तो यहां पे सिंगल इसलिए लिखा है क्योंकि ये हमारे काम का है, लेकिन भाई उसके बहुत सारे DNA खंड हमें प्राप्त होंगे। तो हम क्या करते हैं, एक PCR का तो अलग कंसेप्ट हो जाएगा यहां पे। यदि हम कमी है हमारे पास DNA की तो हम PCR ले सकते हैं, और यदि कमी नहीं है तो हम PCR का यहाँ पे प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि अपने DNA खंड को पहचानने के लिए कि हमारे काम का DNA खंड कौन सा है, तो हम क्या करते हैं, इस DNA को जिसके बहुत सारे खंड होते हैं, कुछ बड़े खंड कुछ छोटे खंड ऐसे होते हैं, तो उनको हम डालते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि में। अब आपको याद है ना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि, कौन सी विधि, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि, है ना। ये बिल्कुल क्रम से हमारे कंसेप्ट चल रहे हैं कि हमने RT एंजाइम से DNA को काटा, उस कटे हुए DNA को हमने डाल दिया जेल में, एगारोज जेल में। क्यों? क्योंकि हम अपने छोटे से छोटे DNA खंड को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जेल विधि मैं आपको बता दूं, अब जो ये जेल विधि है इसमें क्या होता है कि जो बड़े DNA खंड होते हैं वो तो रहते हैं पीछे, और छोटे जो DNA खंड होते हैं वो होते हैं आगे। यही होता है जेल विधि में। अब हम क्या करेंगे, इस जेल विधि पर, या ये जो जेल की शीट है इस पे, इसको करते हैं ब्लॉटिंग। क्या करते हैं, ब्लॉटिंग। और ब्लॉटिंग जब करते हैं तो ये जो हमारा प्रिंट है वो आ जाता है किस पर, नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली पर। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि हम ब्लॉटिंग क्यों करते हैं, ध्यान से समझो। इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल विधि आप क्यों काम में लेंगे, क्योंकि आपको जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने DNA को काटा था उसने बहुत सारे उसके टुकड़े कर दिए, तो हमें अपने DNA को शुद्ध करके अलग करना है या उसको खंडों के आधार पर अलग करना है, आकार के आधार पर। तो बताओ हम जेल विधि अब काम में लेंगे नहीं लेंगे, है ना। तो इस जेल विधि से क्या हुआ कि जो छोटे खंड थे वो आगे और बड़े खंड थे जो पीछे। लेकिन ये क्या है, यह एक अस्थायी विधि है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है ना वो है एक टेम्परेरी है, अस्थायी है ना। तो हम क्या करते हैं, एक नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली लेते हैं और उस झिल्ली को इस पर ऐसे रख देते हैं जिससे DNA जो होता है वो नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली पर फिक्स हो जाता है। और ये है परमानेंट मेथड। नहीं आई बात समझ में? जो जेल विधि है ना उसका प्रयोग केवल आप DNA अणुओं को आकार के आधार पर अलग करने के लिए ले रहे हैं। वैसे ही अलग नहीं किया आपने, पहचाना नहीं कि हमारे काम का कौन सा है, केवल अलग कर लिया।
अब हमें पता है कि यार ये तो अस्थायी मेथड है, तो हम क्या करते हैं, नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली को इस पर रखकर जो हमारे डीएनए वो इससे चिपक जाते हैं। और आपको पता है ना, इस विधि को हम सदर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं ना। तो सदर्न ब्लॉटिंग आपने कर ली। अब आपको क्या करना है, अब इस पर डालने हैं आपको डीएनए प्रोब। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं। अब आप क्या डालेंगे इस पे, डीएनए प्रोब। किस पर, इस नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली पर। एक बात आप मुझे बताओ, इन बहुत सारे डीएनए के खंडों में आपको कौन से डीएनए की पहचान करनी है, आपको केवल वीएनटीआर की पहचान करनी है ना, वीएनटीआर वाले डीएनए की, है ना। तो हम क्या करते हैं, अच्छा डीएनए प्रोब्स क्या है, मैं आपको बता चुका हूं कि यह एक प्रकार के रेडियो एक्टिव डीएनए होते हैं, रेडियो एक्टिव। अब जैसे मान लीजिए कि ये जो सैंपल हमको मिला इसमें एटीजीसी वाला बीएनटीआर था, है ना। तो हम क्या करते हैं, टीएसीजी वाला डीएनए प्रोब लेंगे। बताओ यही तो लेंगे, टीएसीजी। अच्छा इसको मैं एक बात और बता दूं आपको कि हम कुछ रसायन का प्रयोग करके, ये अभी डबल स्ट्रैंड डीएनए है ना, इनको हम सिंगल स्ट्रैंड और बना लेते हैं नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली पर। ये अलग अलग हो जाते हैं और सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में बदल जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली पर डीएनए प्रोब डालते हैं। अब डीएनए प्रोब हम कौन से लेते हैं, जो हमारे बीएनटीआर के पूरक हों, है ना। जैसे हमको पता तो है कि भाई इस व्यक्ति का बीएनटीआर ये है एटीजीसी, तो हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव टीएसीजी वाला डीएनए प्रोब लेते हैं और इसमें डाल देते हैं। तो अब पता है होगा क्या, अब आप ये घटना तो अब जानती ही हैं भाई, है ना, कि जो हमारा वीएनटीआर वाला है वो अपने संगत डीएनए से ही जुड़ेगा। बताओ नहीं आई बात समझ में, जो संगत नहीं होगा उनसे तो नहीं जुड़ेगा ना। अरे भाई किससे जुड़ेगा, यदि हम टीएसीजी वाला डीएनए प्रोब इसमें डालें, जो कि ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है, तो ये तो डबल स्ट्रैंड होना है। तो ये जो हमारे डीएनए प्रोब हैं वो अपने संगत डीएनए से ही तो जुड़ेंगे, है ना। तो वो किससे जुड़ेंगे, हमेशा एटीजीसी वाले से, ठीक है। अब इस पे हम क्या करते हैं, इस पे हम डालते हैं एक्स-रेज। एक्स किरण जब हम इस पे डालते हैं तो ये चमकते हैं, क्या करते हैं, चमकते हैं। और जब ये चमकते हैं ना तो कुछ पट्टियां ये बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पट्टियां। तो जो पट्टियां, अब जैसे मैं आपको यहां पे बना के बता रहा हूं, देखो कि इस सबूत वाले डीएनए से, ये जो क्राइम स्थल पर डीएनए मिला था उसकी में जो बैंडिंग हमें दिखाई दी वो ऐसे दिखाई दी, इस प्रकार, है ना। ये बैंडिंग हमें दिखाई दी। मान लो आप ये जो आपने अब तक घटना की है ना, वो इस प्रकार की लाइनिंग के रूप में आपको डीएनए दिखा। अब आप क्या करते हैं, आपको दो व्यक्तियों पर शक है, दो व्यक्तियों पर शक है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उन व्यक्तियों का भी डीएनए निकालेंगे और सेम प्रोसीजर करेंगे, ठीक है। तो अब जब उनका मानचित्रण आया, मान लीजिए एक व्यक्ति का ऐसे आया, ये व्यक्ति ए है और ये व्यक्ति बी है, ऐसे ए व्यक्ति का, और दूसरे व्यक्ति का आया इस प्रकार। समझ में आ रही मेरी बात, है ना। ये जो लाइनिंग हमें एक्सरे पर प्राप्त हुई ये वाली, ये इस प्रकार की हुई, जो कहां से ली थी हमने, सबूत स्थल से जो डीएनए निकाला था उसमें। और जिन पर हमें शक था उनका भी हमने यही प्रोसीजर किया, है ना। तो उसमें मान लीजिए दोनों व्यक्तियों में इस प्रकार की लाइनिंग हमें प्राप्त हुई, बिल्कुल प्राप्त हो जाएंगी ना सेम। तो देखो इनमें कौन सा व्यक्ति अपराधी है,
तो आपको क्लियर पता चल रहा है कि जो बी व्यक्ति है वो अपराधी है, क्योंकि बी वाले की और सबूत स्थल वाले की जो लाइनिंग है, जो बैंड हमें मिल रहे हैं वो बिल्कुल एक जैसे मिल रहे हैं, जबकि ए वाले के बिल्कुल डिफरेंट बैंड मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस आधार पर जो ये आरोपी है वो कौन सा होगा? बी व्यक्ति होगा। कौन सा होगा? बी व्यक्ति। बताओ आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस प्रकार हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विधि से आरोपी की क्या करते हैं? पहचान करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी मामूली सी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। नहीं आई बात समझ में? एक बार फिर देखो सुनो। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वीएनटीआर पर डिपेंड करती है ना? वीएनटीआर क्या है? वीएनटीआर कि हर किसी प्राणी का 99.9% डीएनए एक समान होता है, लेकिन 0.1% डीएनए सभी का अलग होता है। वो कौन अलग होता है? सैटेलाइट डीएनए। क्यों अलग होता है? क्योंकि उस स्थान पर जो नाइट्रोजन क्षार का रिपीट होने का क्रम है वो सभी का अलग है। जैसे किसी में एक बार रिपीट हो रहा है, किसी में 2 बार रिपीट हो रहा है, किसी में 3 बार, ना ऐसे वो अलग होता है ना? और हर क्रोमोसोम में भी अलग होता है। जैसे क्रोमोसोम 1 में मेरे सैटेलाइट डीएनए में 3 बार रिपीट है, मेरे क्रोमोसोम नंबर 2 में 4 बार रिपीट है, मेरे क्रोमोसोम 7 में 8 बार रिपीट है। समझ रहे ना? है ना? तो जैसे हमारे 2-3 डीएनए निकाले जाते हैं क्रोमोसोम के, 1 का निकाल लिया, 2 का निकाल लिया, 3 का निकाल लिया, है ना? अब जो मैच करते जाएंगे बिल्कुल प्रूफ होता जाएगा कि भाई यही अपराधी है ना? क्योंकि सभी की जो लाइनिंग है वो अलग अलग आएंगी। तो वीएनटीआर इसका सिद्धांत होता है ना? अब सबसे पहले आप डीएनए को आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के बाद आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स उसे काटेंगे। काटने के बाद आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि से उसे खंडों आकार के आधार पर अलग करेंगे। फिर उसे ब्लॉट करेंगे। ब्लॉटिंग कर लिया। ब्लॉटिंग करने के बाद आप नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली पर कुछ क्षारों का प्रयोग करके, मिथाइल कुछ ऐसे करके क्षार होता है, उससे हम इसे डबल स्टैंड से सिंगल स्टैंड बदल देते हैं और फिर इसमें डालते हैं डीएनए प्रोब्स। डीएनए प्रोब्स क्या होते हैं? संगत होते हैं हमारे वीएनटीआर के, है ना? तो वो क्या करते हैं, जब वो उससे जुड़ जाते हैं और जब इन पर हम एक्सरे डालते हैं, एक्स किरण डालते हैं, तो ये कुछ पट्टियों के रूप में हमें शो होते हैं। तो उन्हीं पट्टियां अगर किसी सस्पेक्ट व्यक्ति से मिल जाएं तो वही आरोपी होता है। बस इसी को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं। समझ में आई बात? नहीं आई? ठीक है, तो ये है भाई हमारा चैप्टर नंबर 15 जो कि कंप्लीट है। पूरी बायोटेक्नोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 15 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको ढंग से पढ़ लेना। यदि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं नेक्स्ट डे उसी टॉपिक को रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, तो ढंग से इसको पढ़ लेना। 37 चैप्टर से इसकी थ्योरी पढ़ना। ठीक है, आपको सारी चीज़ क्लियर समझ में आ जाएगी। तो बाकी बातें करेंगे अब कल।